हेलो फ्रेंड्स, मैं विवेक राव आप लोग का R2R एजुकेशन चैनल में दोस्तों एक बार फिर से स्वागत करता हूं। यदि दोस्तों आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। हम लोग का CGP जो प्रीवियस ईयर का जो प्रैक्टिस सेट कंटिन्यूस चल रहा है दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है। क्या दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है जो ये सितंबर 2014 माह का है। क्या दोस्तों, जो ये सितंबर वर्ष 2014 का है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं दोस्तों, अपने प्रैक्टिस सेट की तरफ चलते हैं। हम लोग का जो प्रश्न नंबर पहला क्या कह रहा है दोस्तों, प्रश्न नंबर पहला ये कह रहा है कि शिक्षण का विकासात्मक परिपेक्ष शिक्षकों से यह मांग करता है कि वे, पहला ऑप्शन कह रहा है कि कठोर अनुशासन बनाए रखने वाले बने, क्योंकि बच्चे अक्सर प्रयोग अर्थात जांच करते हैं। दूसरा कह रहा है ऑप्शन, विकासात्मक कारकों के ज्ञान के अनुसार अन्वेषण युक्तियों का अनुकूलन करें। तीसरा कह रहा है कि विभिन्न विकासात्मक अवस्था वाले बच्चों के साथ समान रूप से व्यवहार करें। और चौथा ऑप्शन कह रहा है कि इस प्रकार का अधिगम उपलब्ध कराएं जिसका परिणाम केवल संज्ञानात्मक क्षेत्र के विकास में हो दोस्तों। तो जो शिक्षण का विकासात्मक परिपेक्ष शिक्षकों की मांग दोस्तों क्या करता है, कहता है कि जो विकासात्मक जो कारकों के ज्ञान के अनुसार अनुदेशन युक्तियों का अनुकूलन करें, अर्थात ऑप्शन नंबर दूसरा क्या जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर दोस्तों दूसरा क्या है, कह रहा है कि शिक्षार्थी तब तक नहीं सीख सकते जब तक, दोस्तों शिक्षार्थी अर्थात स्टूडेंट कब तो नहीं दोस्तों सीख सकते हैं, जब तक, पहला ऑप्शन कह रहा है कि उन्हें शिक्षा के सामाजिक उद्देश्यों की आवश्यकताओं के अनुरूप ना पढ़ाया जाए। दूसरा ऑप्शन है उन्हें यह पता ना हो कि जो तथ्य उन्हें पढ़ाए गए निकट भविष्य में उनका परीक्षण किया जाए। तीसरा कह रहा है कि वह सीखने के लिए तैयार ना हो। और चौथा ऑप्शन क्या है, दैनिक आधार पर घर में उनके माता पिता विद्यालयों में उनसे सीखने के विषय में नहीं पूछेंगे दोस्तों। तो शिक्षार्थी दोस्तों तब तक नहीं सीखेंगे जब तक कोई सीखने के लिए तैयार नहीं हो। क्या हो, तैयार न, अर्थात ऑप्शन नंबर तीसरा क्या जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर आगे की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा क्या कह रहा है तीसरा क्या कह रहा है कि सामाजिक अधिगम का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस घटक पर बल देता है दोस्तों। ये सामाजिक अधिगम का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस घटक पर बल देता है, पहला प्रकृति पर, दूसरा पोषण पर, तीसरा अनुकूलन पर, चौथा पाठ संशोधन में दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, पोषण पर। किस पर जाएगा दोस्तों, पोषण, अर्थात ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर दोस्तों अगला चौथा क्या कह रहा है कि मनोसामाजिक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर बल देता है, पहला ऑप्शन उद्दीपन व प्रतिक्रिया पर, दूसरा ऑप्शन क्या है लिंगीय व प्रसुप्ति स्तर पर, तीसरा ऑप्शन है उद्यम के मुकाबले में हीनता स्तर पर, और चौथा क्या है क्रिया प्रसूत सक्रिय अनुबंधन पर दोस्तों। तो जो मनोसामाजिक जो सिद्धांत दोस्तों होता है वो किस पे दोस्तों करता है, ये हमारा उद्यम के मुकाबले में हीनता के स्तर पर दोस्तों क्या करता है, मनोसामाजिक सिद्धांत निम्नलिखित में से इसी पर क्या करता है, बल देता है, अर्थात ऑप्शन नंबर तीसरा क्या जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। हम लोग दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर पाँचवा क्या कह रहा है कि यह तथ्य कि बच्चों को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति से संबंधित है दोस्तों। पहला ऑप्शन चार्ल्स डार्विन, दूसरा है B.F. स्किनर, तीसरा है कि यूरी ब्रोन वैन ब्रेनर है दोस्तों, यूरी बोन फैन ब्रेनर है, और चौथा क्या है लेव वाइगॉस्की दोस्तों। तो देखते हैं दोस्तों यहाँ सांस्कृतिक की बात आ गई है, अगर जहाँ सांस्कृतिक की दोस्तों बात आ जाएगी तो वहाँ कौन हो जाएगा, लेव वाइगॉस्की, अर्थात ऑप्शन नंबर चौथा क्या जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि आप एक शिक्षिका या शिक्षक के रूप में रैंकिंग और धमकाने के सख्त विरोधी हैं तथा इस संदर्भ में विद्यालय में पोस्टर लगवाते हैं तथा सम्मित बनवाते हैं। आपसे जुड़ने वाले किशोर जो इस विचार के दृढ़ विश्वासी है निम्नलिखित में से किस स्तर पर होंगे दोस्तों। पहला पारंपरिक स्तर पर होंगे, दूसरा है कि पूर्व पारंपरिक पर होंगे, और तीसरा क्या है उत्तर पारंपरिक पर होंगे,
और चौथा क्या है, कह रहा है कि सामाजिक अवस्था बनाए रखने वाला दोस्तों होगा। तो क्या होंगे दोस्तों, छठवें का ऑप्शन कौन हो जाएगा, तीसरा अर्थात उत्तर पारंपरिक। दोस्तों अगर ये देखते हैं, ये जो क्वेश्चन नंबर जो 6 है, ये कहीं ना कहीं क्या कह रहा है कि ये लॉरेंस कोहलवर से दोस्तों क्या कर रहा है, ये मैच कर रहा है। अर्थात ये है कि लॉरेंस कोहलवर के जो नैतिक विकास के क्या है सिद्धांत की जो सबसे अंतिम स्तर है दोस्तों, क्या है जो ये सबसे अंतिम स्तर है दोस्तों, उस पर क्या करता है, ये मेल खाता है, अर्थात उसी का है। तो इसमें क्या होता है कि उत्तर पारंपरिक स्तर पर बालक में नैतिक आचरण पूर्ण आंतरिक नियंत्रण होता दोस्तों। अर्थात ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा, सॉरी तीसरा सही जाएगा। प्रश्न नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है, कह रहा है कि प्रगतिशील शिक्षा, दोस्तों क्या कह रहा है कि प्रगतिशील शिक्षा निम्नलिखित में से किस कथन से संबंधित है। पहला ऑप्शन, शिक्षक सूचना और प्राधिकार के प्रवर्तक होते हैं। दूसरा कह रहा है कि ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव और सहयोग से उत्पन्न होता है। तीसरा कह रहा है कि अधिगम तथ्यों के एकत्रीकरण और कौशल में प्रवीणता के साथ सीधे मार्ग पर चलता है। और चौथा ऑप्शन क्या कह रहा है कि परीक्षा मानदंड संदर्भित और वाह है दोस्तों। तो जो प्रगतिशील जो दोस्तों जो शिक्षा होती है वो क्या कहलाती है, ये ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव और सहयोग से क्या होती है दोस्तों, ये उत्पन्न होती है। अर्थात ऑप्शन नंबर दूसरा क्या जाएगा, सही जाएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 7 की तरफ दोस्तों, 8 की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8 क्या क्या कह रहा है कि बहुबुद्धि के सिद्धांत के संदर्भ में एयरफोर्स अर्थात पायलट बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि की आवश्यकता होती है दोस्तों। ये देखते कहीं ना कहीं जो बहुबुद्धि सिद्धांत दोस्तों किसकी है, ये हार्वर्ड किसके दोस्तों, हार्वर्ड गार्डनर की है। किसकी दोस्तों, हार्वर्ड गार्डनर की है, जिन्होंने बुद्धि को 10 प्रकार बताया और जिनमें से केवल एक ही बुद्धि क्या करती है, ऊपर उठती है और बाकी 9 बुद्धि क्या वो नीचे दब जाती है। अर्थात इसमें ऑप्शन पहला क्या कह रहा है कि अंतर्वैयक्तिक, दूसरा है भाषिक, तीसरा है गतिक और चौथा क्या है अंतर्वैयक्तिक दोस्तों। तो इसमें क्या है दोस्तों, गतिक, अर्थात ऑप्शन नंबर तीसरा। अर्थात एयरफोर्स बहुबुद्धि के सिद्धांत के साथ जो एयरफोर्स होंगे, अर्थात जो ड्राइवर वगैरह जो होते हैं, जो प्लेन चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, जिनके शरीर की क्या शारीरिक गतिविधियाँ होती है, वो किसके अंतर्गत आते हैं, हार्वर्ड गार्डन के गतिक बुद्धि के अंतर्गत, अर्थात ऑप्शन नंबर तीसरे के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है कि बुद्ध की स्पीयरमैन परिभाषा में जी कारक अर्थात कारक जी क्या दोस्तों। और पहला है आनुवांशिक बुद्धि, दूसरा है उत्पादक बुद्धि, तीसरा है सामान्य बुद्धि और चौथा क्या है वैश्विक बुद्धि दोस्तों। तो इसमें क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा जी बुद्धि। जो स्पीयरमैन दोस्तों दो हैं, ये क्या दिए हैं, द्वि कारक का सिद्धांत क्या दिए हैं दोस्तों, द्वि कारक का सिद्धांत दिए हैं। जो द्वि कारक का सिद्धांत क्या, 2 भागों में बांटे हैं, एक पहला बांटे हैं ये जी कारक और दूसरा क्या है यश कारक, अर्थात जनरल अर्थात समान और स्पेसिफिक मतलब विशिष्ट कारक। तो ये किस में आ जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा जी कारक में आ जाएगा दोस्तों। द्वि कारक का सिद्धांत भी स्पीयरमैन दिया है और एक कारक का सिद्धांत भी किसने दिया है, स्पीयरमैन ने दिया है दोस्तों। प्रश्न नंबर 10वां की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 10वां क्या कह रहा है कि छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक कार्य की क्षमता में प्राप्त करने लगा दोस्तों। पहला क्या है सभिप्राय व्यवहार, दूसरा है वस्तु अस्थायित्व, तीसरा है समस्या समाधान और चौथा क्या है प्रयोग करना दोस्तों। यदि कोई वस्तु अगर बच्चे के सामने है दोस्तों और उसे ढूंढने की अगर कोशिश कर रहा है दोस्तों, क्यों किसके अंतर्गत आता है, वस्तु अस्थायित्व के अंतर्गत आता है। जो जीन पियाजे के पहली अवस्था के अंतर्गत जो दोस्तों क्या होता है, 0 से उन्होंने 2 वर्ष बताया, अर्थात इस जो पहली अवस्था होती है इंद्रिय जनित गमक जो अवस्था होती है दोस्तों, इसमें 0 से 2 वर्ष के अंतर्गत आता है और ये 18 से 24 माह के अंतर्गत ये दोस्तों क्या पाया जाता है, अर्थात वस्तु अस्थायित्व जो दोस्ती होती है किसे पाई जाती है, ये पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत इसमें धीरे धीरे का होना स्टार्ट हो जाता है। अर्थात पूर्ण रूप से जो होता है वो पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था में पाया जाता है दोस्तों। तो ये क्या हो जाएगा, वस्तु अस्थायित्व दोस्तों किसके अंदर आएगा, वस्तु अस्थायित्व के अंतर्गत आएगा। प्रश्न नंबर दोस्तों 10 के अंदर चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा समाज में लिंग समानता का मानदंड हो सकता है। पहला ऑप्शन है विद्यालय में पुरुष और महिला शिक्षकों की संख्या का तुलना, दूसरा कह रहा है कि कक्षा 12 में लड़कों और लड़कियों द्वारा समान संख्या में प्राप्त विशिष्ट योग्यता, तीसरा कह रहा है
कि कक्षा 12 तक पहुंचने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या की तुलना। चौथा कह रहा है कि क्या छात्राओं को विद्यालय से बाहर आयोजित प्रतियोगिताओं में भाग लेने की अनुमति दी जाती है दोस्तों। तो ये जो क्वेश्चन नंबर जो दोस्तों क्या है, ग्रामा है, ये ग्राम कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ग्राम का तीसरा सही हो जाएगा। कि इसमें कह रहा है कि कक्षा 12 तक पहुंचने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या का तुलना करना चाहिए, अर्थात ऑप्शन नंबर ये तीसरा क्या जाएगा दोस्तों, ये सही हो जाएगा। अगले प्रश्न बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है, कह रहा है कि वैयक्तिक अंतरों का ज्ञान शिक्षकों की मदद किसमें करता है। पहला ऑप्शन है पिछड़े शिक्षार्थियों के साथ कठोर परिश्रम करने की निरर्थकता को समझने में, क्योंकि वे बाकी कक्षा के सामान कभी नहीं हो सकते हैं। दूसरा कह रहा है कि वैयक्तिक अंतरों को शिक्षार्थियों की असफलता की स्वीकृति एवं उत्तरदायित्व ठहराने में। तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है कि सभी शिक्षार्थियों को समान रूप से लाभ पहुंचाने के लिए अपनी प्रस्तुति शैली को एक रूप बनाने में। और चौथा ऑप्शन क्या कह रहा है कि सभी शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं का आकलन करने और उनके अनुरूप उन्हें पढ़ाने में दोस्तों। तो जो वैयक्तिक जो अंतरों का जो ज्ञान होता है दोस्तों, शिक्षकों की मदद में किसमें दोस्तों ये मदद करता है। तो ये किसमें करता है दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर चौथा के अनुसार अर्थात किसमें आ जाएगा, सभी शिक्षकों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं का आकलन करने और उनके अनुरूप उन्हें पढ़ाने में, अर्थात ऑप्शन नंबर चौथा क्या जाएगा, सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 दोस्तों क्या कह रहा है, कह रहा है कि सीखने के लिए आकलन क्या है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन है ये सीटेट में। ये हमेशा इसमें से 2 से 3 प्रश्न दोस्तों क्या होते हैं, ये 2 से 3 प्रश्न इसमें से आकलन से आते हैं। तो कह रहा है कि सीखने के लिए आकलन क्या है दोस्तों, अब प्रेरणा को बढ़ावा देता है। दूसरा कह रहा है कि अलग करने और रैंक देने के प्रयोजन के लिए किया जाता है। तीसरा कह रहा है कि ग्रेड्स जो होते हैं दोस्तों, ग्रेड्स को पूरी तरह से महत्व पर बल देता है दोस्तों। तीसरा कह रहा है कि विशिष्ट होता है और अपने आप में की गई आकलन की गतिविधि है दोस्तों। तो क्या करता है दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर पहला अभिप्रेरणा को क्या करता है, ये बढ़ावा देता है। ऑप्शन नंबर पहला सही जाएगा 13वें का। अगले प्रश्न तो पढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 14 क्या कह रहा है कि विद्यालय आधारित आकलन, क्या कह रहा है कि विद्यालय आधारित आकलन। पहला ऑप्शन परिणामों की अपेक्षा परीक्षा तकनीकों पर केंद्रित है। दूसरा क्या कह रहा है ऑप्शन क्या आकलित किया जाएगा इस पर शिक्षार्थी को कम नियंत्रण प्रदान करता है। तीसरा कह रहा है कि रचनात्मक प्रतिपुष्टि उपलब्ध कराते हुए सीखने में संवर्धन करता है। और चौथा क्या कह रहा है कि परीक्षा के लिए शिक्षक को बढ़ावा देता है क्योंकि उनमें निरंतरता परीक्षण होता है दोस्तों। तो इसमें ऑप्शन नंबर तीसरा क्या जाएगा, जो विद्यालय आधारित जो दोस्तों जो आकलन होता है ये कंस्ट्रक्टिव अर्थात जो या क्या होता है कंस्ट्रक्टिव अर्थात रचनात्मक प्रतिपुष्टि उपलब्ध कराते हुए सीखने में दोस्तों क्या करता है, संवर्धन करता है, अर्थात ये लर्निंग में एक्सेलरेशन दोस्तों कराता है। प्रश्न नंबर दोस्तों अगले बढ़ते प्रश्न नंबर 15 क्या कह रहा है, कह रहा है कि कक्षा में शिक्षार्थियों से कहा गया कि वे अपने समाज के लिए क्या कर सकते हैं। एक कक्षा दोस्तों उसमें शिक्षार्थियों से कहा गया है कि आप अपने समाज के लिए क्या कर सकते हैं। इसे दर्शाने के लिए एक नोटबुक में अपने कार्य की विशिष्ट शिल्प कृतियों को संयोजित करें। यह किस प्रकार गतिविधि है। पहला कह रहा है कि निबंधात्मक आकलन है, दूसरा घटनावृत्त अभिलेख है, तीसरा क्या है समस्या समाधान आकलन है, और चौथा क्या है पोर्टफोलियो आकलन है। दोस्तों ये सबसे आसान क्वेश्चन है दोस्तों, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये किसके अंतर्गत आएगा, ये पोर्टफोलियो के अंतर्गत आएगा दोस्तों। इसमें बच्चे क्या करते हैं, अपने द्वारा सीखी हुई चीज़ों को क्या करते हैं एक फाइल बनाते हैं, उनमें वो उनके द्वारा सीखे गए चीज़ों क्या करते हैं उसमें ये व्यवस्थित अर्थात उसमें क्या करते हैं एक दूसरे के रूप में उसमें व्यवस्थित करते हैं, जो क्या करता है ये बाद में विद्यार्थियों का आकलन में ये प्रयोग लाया जाता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर चौथा किया जाएगा सही। प्रश्न नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16 क्या कह रहा है दोस्तों कि शिक्षार्थियों को सबसे कम प्रतिबंधित विद्यालय वातावरण में रखने के माध्यम से विद्यालय क्या कह रहा है कि शिक्षार्थियों को सबसे कम प्रतिबंधित विद्यालय वातावरण में रखने के माध्यम से विद्यालय में क्या दोस्तों, पहला ऑप्शन लड़कियों और अलाभान्वित वर्गों के लिए शैक्षिक अवसरों को समान करता है। दूसरा कह रहा है कि वंचित वर्ग के बच्चों के जीवन को सम्मान करता है, जो इन बच्चों के समुदाय और अभिभावकों के साथ विद्यालय के साथ संबंध को बढ़ाता है। तीसरा कह रहा है कि विज्ञान मेला प्रश्नोत्तरी जैसे गतिविधियों में अलाभान्वित
लाभान्वित वर्ग के बच्चों को भागीदार बनाता है। और चौथा का क्या कह रहा है कि दूसरे बच्चों को संवेदनशील बनाता है तथा वे अलाभान्वित बच्चों को दबाए नहीं और उन्हें नीचा दिखाने दोस्तों करता है। क्या करता है? ऑप्शन नंबर चौथा क्या जाएगा? सही जाएगा दोस्तों। हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17 क्या कह रहा है दोस्तों? कह रहा है कि एकाग्रता समय के साथ मेल बैठाने के लिए एक दत्त कार्य को पूरा करने के लिए आवंटित समय को घटाता है और चरणबद्ध तरीके से इसे एकाग्रता समय को बढ़ाना निम्नलिखित में से किस प्रकार के विकार से निपटने की सर्वाधिक उपयुक्त है दोस्तों? पहला कह रहा है कि ऑप्शन अशांतकारी व्यवहार संबंधी विकार, दूसरा डिस्फेसिया, तीसरा कह रहा है कि संवेदी एकीकरण विकार और चौथा क्या कह रहा है कि एकाग्रता ह्रास अतिक्रियाशील विकार दोस्तों। तो 17वां का क्या हो जाएगा दोस्तों? 17वां का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, एकाग्रता ह्रास अतिक्रियाशील विकार अर्थात ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा दोस्तों। हम लोग बढ़ते प्रश्न नंबर की तरफ। प्रश्न नंबर 18 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपागम अशांतकारी व्यवहार संबंधी विकार वाले बच्चों के साथ व्यवहार करने हेतु बच्चे को उसके आसपास के लोगों और सामाजिक संस्थाओं के साथ अंतःक्रिया करने का सुझाव देता है? पहला मनोगत्यात्मक, दूसरा पर्यावरणीय, तीसरा जीव वैज्ञानिक और चौथा क्या कर रहा है दोस्तों? ये व्यवहारिक की बात कर रहा है दोस्तों। तो किसकी बात कर रहा है दोस्तों? अगर देखें 18वें में तो ये अशांतकारी व्यवहार संबंधी विकार वाले बच्चे के साथ व्यवहार करने हेतु बच्चे को उसके आसपास के लोगों और असामाजिक संस्थाओं के साथ अंतःक्रिया करने में दोस्तों किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है दोस्तों? इसमें पर्यावरण की दोस्तों किसकी होती है? पर्यावरण की दोस्तों इसमें भूमिका इसकी होती है अर्थात ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर हम लोग अगली तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19 क्या कह रहा है? कह रहा है कि रेनजुली प्रतिभाशाली की अपनी किस प्रकार की वृत्तीय परिभाषा के लिए जाने जाते हैं दोस्तों? 4 पंक्तिय, दूसरा 4 स्तरीय, तीसरा त्रिवृत्तीय और चौथा क्या है? त्रिमुखीय दोस्तों। तो 19 का दोस्तों क्या जाएगा? त्रिवृत्तीय अर्थात ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 20 क्या कह रहा है कि प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों के लिए पहला ऑप्शन कह रहा है कि अभिक्षमता को कौशल के रूप में समझना सही है। दूसरा कह रहा है कि प्रगति के निरीक्षण करने की आवश्यकता नहीं है। फिर कह रहा है कि शिक्षकों को अनुकूलन करना चाहिए जैसे शिक्षार्थियों में बदलाव आता है। और चौथा क्या कह रहा है कि शिक्षक को पहल करनी चाहिए और समस्या समाधान की मुख्य भूमिका निभानी चाहिए अर्थात ऑप्शन नंबर इसमें क्या जाएगा दोस्तों? 20 का तीसरा सही हो जाएगा कि शिक्षक को अनुकूलन करना चाहिए जैसे शिक्षार्थी में बदलाव आता है उस प्रकार क्या करे? शिक्षार्थियों के प्रति व्यवहार करे जो प्रतिभाशाली क्या होते हैं? विद्यार्थी होते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर तीसरा क्या जाएगा? सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर दोस्तों 21 क्या कह रहा है? कह रहा है कि अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चों की प्रगति का निरीक्षण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सबसे उपयुक्त है दोस्तों? जो क्या दोस्तों? अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चे दोस्तों क्या हो? अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चों की दोस्तों। तो पहला कह रहा है कि व्यक्ति केस अध्ययन करें, दूसरा कह रहा है घटनावृत्त अभिलेख वास्तविक रिकॉर्ड, तीसरा कह रहा है कि व्यवहारिक रेटिंग स्केल और चौथा क्या कह रहा है कि संचरित व्यवहार परक अवलोकन दोस्तों। तो 21 का दोस्तों क्या जाएगा? चौथा संचरित व्यवहार परक अवलोकन दोस्तों ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 दोस्तों की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 22 क्या कह रहा है कि अधिगम निर्योग्यता वाले शिक्षार्थियों द्वारा एक पूर्ण और उत्पादक जीवन जीने के अवसरों को बढ़ाने का सबसे सही तरीका क्या है दोस्तों? इसमें भी क्या है दोस्तों? अधिगम निर्योग्यता वाले शिक्षार्थियों द्वारा एक पूर्ण और उत्पादक जीवन जीने के दोस्तों अवसर को सबसे सही तरीका कौन दर्शा रहा है? पहला इसमें कह रहा है कि इस तरह के शिक्षार्थियों की कमजोरियों पर ध्यान केंद्रित करना, दूसरा कह रहा है कि इस तरह के शिक्षार्थियों से उच्च अपेक्षाओं को बनाए रखना, तीसरा कह रहा है कि विविध कौशलों और युक्तियों का शिक्षण करना जिसे संदर्भों में लागू किया जा सकता है दोस्तों, और चौथा कह रहा है कि इन बच्चों को अपने लक्ष्यों का निर्धारण करने के लिए प्रोत्साहित करना दोस्तों। तो 22 का दोस्तों कौन सा है? 22 का तीसरा सही जाएगा दोस्तों। कौन सा? 22 का तीसरा कि विविध कौशलों और युक्तियों का शिक्षण करना दोस्तों जिसे
संदर्भों में लागू किया जा सके, अर्थात ऑप्शन नंबर तीसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते प्रश्न नंबर अगली तरफ। प्रश्न नंबर 23 क्या कह रहा है कि वाइगॉस्की, किसके दोस्तों, वाइगॉस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार दोस्तों, पहला कह रहा है कि संस्कृति और भाषा विकास के महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हाँ, संस्कृत और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दूसरा कह रहा है कि बच्चे अलग क्षेत्र में चिंतन करते हैं और वे पूर्ण परिप्रेक्ष्य नहीं लेते। तीसरा कह रहा है कि यदि निम्न आयु पर अमूर्त सामग्री को प्रस्तुत किया जाए तो बच्चे अमूर्त तरीके से चिंतन करते हैं। और चौथा कह रहा है कि स्वनिर्देशित वाक्य सहयोग का निम्नतम स्तर दोस्तों होता है। तो 23 का दोस्तों क्या हो जाएगा, वाइगॉस्की के जो दोस्तों सामाजिक जो सांस्कृतिक सिद्धांत दोस्तों होते हैं वो किसके अंदर आते हैं, सांस्कृतिक और भाषा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका, अर्थात ऑप्शन नंबर पहला सही जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 24 क्या कह रहा है कि व्याख्या, अनुमान और नियंत्रण प्राकल्पना के लक्ष्य है दोस्तों। पहला पारंपरिक तर्कड़ा, दूसरा क्या है आगमनात्मक तर्कड़ा, तीसरा क्या है निगमनात्मक तर्कड़ा, और चौथा क्या है वैज्ञानिक पद्धति दोस्तों। तो क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर चौथा वैज्ञानिक पद्धति दोस्तों। प्रश्न नंबर 25 दोस्तों पे बढ़ते हैं। प्रश्न 25 क्या कह रहा है कि कक्षा 6 के शिक्षार्थी गणित में त्रुटियां करता है, एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे। पहला, शिक्षार्थी को सही उत्तर उपलब्ध कराएंगे। फिर दूसरा क्या करेंगे, शिक्षार्थी को कैलकुलेटर का प्रयोग करने की अनुमति देंगे। तीसरा क्या करेंगे, शिक्षार्थी को कहेंगे कि वह विकल्पात्मक क्या करें, अर्थात मल्टीपल चॉइस पद्धति का प्रयोग करें अथवा त्रुटि का पता लगाने के लिए दोबारा करें। और चौथा क्या करें कि शिक्षार्थी को दिखाएं कि त्रुटि कहाँ थी और शिक्षार्थी को दोबारा उसे करने के लिए कहें दोस्तों। तो क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर तीसरा क्या कह रहा है कि शिक्षार्थी से कहेंगे कि वह विकल्पात्मक पद्धति का दोस्तों क्या करें, प्रयोग करें एवं क्या करें, वह स्वयं की त्रुटि का दोस्तों वो पता लगाएं दोबारा, अर्थात ऑप्शन नंबर तीसरा 25 का दोस्तों क्या जाएगा, सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर दोस्तों 26 क्या कह रहा है, कह रहा है कि संवेगात्मक बुद्धि और बहुबुद्धि के किस क्षेत्र के साथ संबंधित हो सकती है दोस्तों। ये जो संवेगात्मक जो बुद्धि है दोस्तों कि किसकी है दोस्तों, ये डेलियन गोलमैन की है। और किसका है दोस्तों, बहुबुद्धि सिद्धांत किसका है, हार्वर्ड गार्डनर। किसका दोस्तों, हार्वर्ड गार्डनर का दोस्तों, किसका है, हार्वर्ड गार्डनर का दोस्तों। तो ये किसके अंतर्गत दोस्तों आएगा, ये ऑप्शन नंबर किसके दोस्तों अंतर्गत आएगा, ये अंतःवैयक्तिक के अंतर्गत, अर्थात ऑप्शन नंबर पहला इसमें क्या आएगा, अंतर्वैयक्तिक। दूसरा क्या प्राकृतिक बुद्धि, तीसरा है चाक्षुष स्थानिक बुद्धि, और तीसरा क्या अस्तित्व परक। तो ऑप्शन नंबर पहला दोस्तों सही होगा। इसमें कहता क्या है दोस्तों, ये जो प्रश्न नंबर दोस्तों जो 26 है, 26 में इसका मतलब ये है कि कह रहा कि जो संवेगात्मक जो बुद्धि दोस्तों होती क्या होती है, जो ये संवेगात्मक जो दोस्तों बुद्धि जो होती है, ये विभिन्न संवेगों की क्या करती की उत्पत्ति है तथा उनका विकास इन संवेगों के आधार पर क्या करता है, संवेगात्मक व्यवहार का विकास दोस्तों इसमें सम्मिलित होता है। और इसको क्या करते हैं, इसको हार्वर्ड गार्डनर के जो बहुबुद्धि सिद्धांत के अंतःवैयक्तिक के संबंध के से क्या करते हैं, ये संबंधित इसको किया जा सकता है दोस्तों। तो इसके अनुसार क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 27 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 27 क्या कह रहा है कि संवेग के मनोविज्ञान में निम्नलिखित में से किस तथ्य पर सबसे कम ध्यान दिया गया दोस्तों। पहला ऑप्शन क्या है, संवेग विषयनिष्ठ या व्यक्तिपरक भावना है और वह अलग अलग व्यक्तियों के साथ अलग अलग होती है। दूसरा कह रहा है संवेग न केवल व्यक्तिगत शिक्षार्थियों में बल्कि पूरी कक्षा में जो भी उत्पन्न होते हैं। तीसरा क्या कह रहा है कि संवेग उत्तेजना और संज्ञानात्मक व्याख्या के जटिल पैटर्न होते हैं दोस्तों। और चौथा कह रहा है कि संवेगात्मक प्रक्रिया में शारीरिक के साथ साथ मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाएं भी शामिल होती है दोस्तों। तो 27 का ऑप्शन नंबर क्या जाएगा दोस्तों, ये 27 का दूसरा क्या हो जाएगा कि संवेगात्मक न केवल व्यक्तिगत शिक्षार्थियों की बल्कि पूरी कक्षा में भी क्या जाएंगे दोस्तों, उत्पन्न हो जाएंगे दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर दूसरा इसमें क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दूसरा इसमें क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो हम बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 28 क्या कह रहा है, कह रहा है कि 28
कि राजेश गणित की समस्या को हल करने के लिए पूरी तरह से संघर्ष कर रहा है। उसका आंतरिक बल जो उसे उस समस्या को पूरी तरह से हल करने के लिए विवश करता है। यह किसके रूप में दोस्तों जाना जाएगा? प्रेरक के रूप में, व्यक्तित्व विशेषक के रूप में, संवेग के रूप में, प्रतिक्षक के रूप में। तो दोस्तों कैसे जाएगा? प्रेरक के रूप में, अर्थात ऑप्शन नंबर 1 के रूप में ये जाना जाएगा, प्रेरक के रूप में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 29 क्या कह रहा है दोस्तों? कह रहा है कि अभिप्रेरणा चक्र, दोस्तों अभिप्रेरणा चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है दोस्तों? अभिप्रेरणा चक्र जो मोटिवेशन जो साइकिल होती है वो किसके संदर्भ में ये सही क्रम है? पहला कह रहा कि उत्तेजना, दूसरा कह रहा प्रबल प्रेरणा, तीसरा आवश्यकता, चौथा उपलब्धि, लक्ष्यमुखी व्यवहार, उत्तेजना में कमी। दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला था, ये इसका सीक्वेंस बताना है। और ये दूसरा ऑप्शन इसमें है कि प्रबल प्रेरणा आएगा पहले, दूसरा आवश्यकता आएगी, तीसरा उत्तेजना आएगी, फिर लक्ष्य उन्मुखी व्यवहार आएगा, उपलब्धि आएगी, उत्तेजना में कमी आएगी दोस्तों। फिर तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि पहले आवश्यकता होगी, फिर लक्ष्य उन्मुखी व्यवहार आएगा, प्रबल प्रेरणा आएगा, उत्तेजना आएगी, उपलब्धि आएगी, उत्तेजना में कमी दोस्तों आएगी। और चौथा ऑप्शन क्या कह रहा है कि आवश्यकता पहले होगा या प्रबल प्रेरणा होगा, उत्तेजना आएगा, लक्ष्य उन्मुखी व्यवहार होगा, उपलब्धि होगी और उत्तेजना में दोस्तों कमी होगी। दोस्तों हम जानेंगे कि यदि हमें किसी भी चीज़ को पाना है तो हमें उसकी पहली क्या होगी दोस्तों? आवश्यकता होगी। क्या होगी दोस्तों? हमें उसकी पहली आवश्यकता होगी। और वही आवश्यकता जब हमें वो मिल जाती है तो सबसे क्या होता है, उसके बाद वो हमें उत्तेजना में दोस्तों कमी। जैसे हम बताते हैं कि यदि अगर आपको जॉब चाहिए दोस्तों तो उसके लिए आपको क्या होगा? पढ़ना आवश्यक होगा दोस्तों। जब आप पढ़ेंगे तो आपके अंदर क्या आएगा? प्रबल प्रेरणा आएगा। जब प्रबल प्रेरणा आएगा तो आपके अंदर क्या होगा? उत्तेजना उत्पन्न होगी। और जब उत्तेजना उत्पन्न होगी तो आप क्या करेंगे? उस उपलब्धि को क्या करेंगे? प्राप्त करने के लिए। लेकिन उपलब्धि को प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे? आपको लक्ष्यमुखी व्यवहार का विकास करना पड़ेगा। और तब क्या, जब आपको उपलब्धि मिल जाएगी तो मिलने के बाद क्या धीरे धीरे उत्तेजना में दोस्तों कमी आ जाएगी दोस्तों। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? चौथा सही जाएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर बढ़ते हैं अगले की तरफ। प्रश्न नंबर 30 अर्थात अंतिम क्या कह रहा है कि अल्बर्ट बैंडूरा के सामाजिक अवलोकन पर आधारित अधिगम सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया से होती है? पहला स्वचिंतन, दूसरा क्या है प्रतिधारण, तीसरा क्या है पुनरावृत्त और चौथा क्या है सार को दोहराना दोस्तों। तो तीसरा का क्या जाएगा दोस्तों? प्रतिधारण, अर्थात क्या जाएगा दोस्तों? प्रतिधारण दोस्तों। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को ये सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा। यदि दोस्तों हमारे चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को साथ दोस्तों शेयर करें। मैं कोशिश करूँगा कि आप लोग को इससे भी अच्छा, अर्थात आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट देने का दोस्तों मैं प्रयास करूँ दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।